नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, G20 सम्मेलन आज खत्म हो गया। दुनिया के सभी बड़े नेता अपने देश लौट रहे हैं, बहुत से लौट गए और इस विदाई के साथ ही मोदी जी का नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ऑपरेशन जेल। और इस ऑपरेशन जेल की जो कमान है, मोदी ने अपने सबसे ताकतवर ऑफिसर, जी हाँ, देश के सबसे ताकतवर ऑफिसर को दे रखी है, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा। अब संजय मिश्रा 15 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 15 सितंबर रात 12 बजे संजय मिश्रा को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर संजय मिश्रा के पास जो तारीखें बची हैं वो हैं 11, 12, 13, 14, 15। 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में संजय मिश्रा अपने करियर का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं और टारगेट पर है इंडिया के कई बड़े नेता। अब दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि ये जो 5 दिन हैं, 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, ये देश के 4 मुख्यमंत्रियों पर क्यों भारी पड़ने जा रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर ये इंडिया के हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। और इनके अलावा इंडिया के तकरीबन 5 से 6 बड़े नेता, बिग लीडर्स इंडिया के, उन पर ये 5 दिन भारी क्यों पड़ेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कारण भी बताऊँगा, उनके नाम भी बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पिछला हफ्ता था, पिछले हफ्ते से मोदी जी जहाँ G20 में व्यस्त थे, मेहमानवाजी की तैयारियां करने में जुटे थे, उन्हीं दिनों में संजय मिश्रा क्या कर रहे थे। जिस वक्त मोदी जी पिछले हफ्ते G20 की तैयारी में जुटे थे, उन्हीं दिनों संजय मिश्रा ईडी चीफ वो कौन सी तैयारी कर रहे थे, उनका ऑपरेशन कहां टारगेट कर रहा था, उनका होमवर्क क्या था। मैं चाहता हूं कि पहले संजय मिश्रा का पिछले हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड आपको बता दूं, रिपोर्ट कार्ड की हाइलाइट्स आपको दे दूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि ये आदमी कौन सा कहर बरपाने जा रहा है हिंदुस्तान की सियासत पर 15 सितंबर तक। अब संजय मिश्रा जो मोदी जी के, मैंने आपको पहले भी कहा कि अलादीन के चिराग हैं। जो काम जेपी नड्डा नहीं कर पाते, जो काम अमित शाह जैसे चाणक्य नहीं कर पाते, जो काम मोदी जी खुद नहीं कर पाते, वो काम संजय मिश्रा आज की तारीख में करते हैं। और शायद इसीलिए बार बार उनको एक्सटेंशन ये सरकार देती चली गई, जब तक कि फुल स्टॉप नहीं लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अब तो रिटायर करना पड़ेगा, 15 सितंबर को आप रिटायर करिए। और मोदी जी ने आगे का भी इंतजाम संजय मिश्रा के लिए कर रखा है। तो ये जो संजय मिश्रा हैं, अलादीन, ये इन दिनों में क्या कर रहे थे जब मोदी जी G20 की तैयारी कर रहे थे, वो मैं रिपोर्ट कार्ड देना चाहता हूँ। और इसमें मैं पुराने मामले शामिल नहीं कर रहा हूँ कि तेजस्वी को कब छापा मारा था, मनीष सिसोदिया को कब जेल भेजा था, अरविंद केजरीवाल से कब पूछताछ की थी, वो मामले नहीं। ये ताज़ा रिपोर्ट कार्ड है, उसकी हाइलाइट्स हैं। काम तो बहुत कर रहे हैं, वो दिन रात कर रहे हैं संजय मिश्रा, लेकिन ताज़ा काम क्या है, उसकी हाइलाइट क्या है। नंबर 1, एक नया टारगेट चुना है उन्होंने, फिर से उद्धव ठाकरे को घेरने की तैयारी। और उद्धव ठाकरे को घेरने की तैयारी में एक नया मुकदमा संजय मिश्रा ने दर्ज किया है। और ये साहिबा है किशोरी पेडनेकर, दुनिया का जो सबसे अमीर, कह सकते हैं हिंदुस्तान का जो सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है BMC, उसकी मेयर रहीं, उद्धव ठाकरे की बहुत खास हैं। इनकी घेराबंदी एक पुराने मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया। यानी अब किशोरी पेडनेकर के जरिए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को फिर से डिस्टर्ब करने की तैयारी है। रिपोर्ट कार्ड की पहली हाईलाइट। सेकंड हाईलाइट, नया क्या है हेमंत सोरेन मामले में। हेमंत सोरेन मामले में नया ये है कि 14 अगस्त को उनको एक नोटिस दिया, फिर 24 अगस्त को नोटिस दिया, एक तीसरा नोटिस दिया है हेमंत सोरेन को। और ये नोटिस था सितंबर 9 का। जी हाँ, एक तरफ ईडी समन कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी हेमंत सोरेन को G20 के डिनर पे बुला रहे हैं। जिस दिन डिनर पे बुलाया था, उसी दिन संजय मिश्रा ने नोटिस भिजवाया था, फिर से एक नोटिस भेजा है। तो हेमंत सोरेन की घेराबंदी हो रही है। रिपोर्ट कार्ड की हाईलाइट नंबर 3, कई काम किए लेकिन मैं सिर्फ आपको मोटी मोटे उनके काम बता रहा हूं। संजय मिश्रा का जो होमवर्क है,
भूपेश बघेल को घेरने की ज़बरदस्त तैयारी हो रही है और संजय मिश्रा को लगता है कि अगर भूपेश बघेल को जेल तक पहुंचाना है, उनको डिस्टर्ब करना है, तो उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं ये साहब विनोद वर्मा, सबसे नज़दीकी सबसे करीबी आदमी, इनको घेर लिया जाए तो इनके यहाँ छापे पड़े। और सबसे जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि विनोद वर्मा के बाद अब विनोद वर्मा की पत्नी, परिवार, सबको घेर लिया है। पूरे खानदान को नोटिस संजय मिश्रा का गया। ये प्रेशर है भूपेश बघेल पर। मान जाओ अडानी को कुछ खदाने थे तो मान जाओ, इस तरह की कुछ डील है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। संजय मिश्रा का एक और काम देखिए, कलकत्ता, बंगाल, टीएमसी। ये जो महिला हैं नुसरत जहां हैं, एक्ट्रेस हैं, और ये टीएमसी की लोकसभा की सदस्य हैं, इनको भी संजय मिश्रा ने टारगेट पर लिया। इनको भी नोटिस भेजा गया है, इनको भी समन भेजा गया है। नुसरत जहां को घेरने की कोशिश है ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर तक घुसने के लिए। दरवाज़ा खटखटा रहे हैं संजय मिश्रा नुसरत जहां के घर पहुंच के। और इससे पहले ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, इनकी तो घेराबंदी हो ही चुकी है। तो टीएमसी को भी इन पिछले 7-8 दिनों में संजय मिश्रा ने अपने होमवर्क में टारगेट किया, जिसका नतीजा आपको मिलेगा। संजय मिश्रा के रिपोर्ट कार्ड की एक और हाईलाइट, के कविता। अब ये जो के कविता हैं ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, आप कह सकते हैं हैदराबाद के बादशाह, केसीआर की बेटी हैं। केसीआर बहुत चाहते हैं और इन्हीं की घेराबंदी संजय मिश्रा ने पहले की थी। बाद में कंप्रोमाइज़ हो गया था, केसीआर चुप हो गए थे मोदी जी को लेके। लेकिन इधर मोदी जी को लगा कि केसीआर फिर से एक्टिव हो रहे हैं। पिछली खिड़की से अखिलेश यादव की मदद कर रहे हैं, केजरीवाल से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। अब लगता है कि मोदी जी को और अमित शाह को ये बुरा लगा होगा कि आप हमारे साथ भी हम और उधर भी हैं। लिहाजा एक बार फिर से शिकंजा कसा गया है और एक ताज़ा नोटिस, एक ताज़ा समन करने के लिए, फिर से इंटरोगेशन करने के लिए समन भेजा है संजय मिश्रा ने केसीआर की बेटी के कविता को। यानी सज़ा का इंतज़ाम केसीआर के लिए भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में देखेंगे। अब दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं संजय मिश्रा, जो अलादीन है, इसीलिए इनको लोग अलादीन कहते हैं। लंबी लिस्ट है, सारा रिपोर्ट कार्ड तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स दी हैं। उनकी कोशिश है कि केरल में वो कम्युनिस्ट पार्टी को घेरें, वहाँ पर भी छापेमारी हो रही है। उनकी ये भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं नीतीश के आदमियों को भी घेरा जाए, वहाँ भी छापेमारी हो रही है। नीतीश के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको घेरने की भी हो रही। तो रिपोर्ट कार्ड तो बहुत लंबा है। मैंने कोशिश करी कि आपको कुछ हाइलाइट्स बताऊं कि आपको अंदाज़ा लगे कि ऑपरेशन जेल का स्वरूप क्या होगा। आने वाले 5 दिन क्यों मुसीबत भरे हो सकते हैं इंडिया के लिए। अब दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं जो हिट लिस्ट में हैं ईडी की, उनके मैं आपको नाम बताऊंगा। मैं नाम बताऊंगा इंडिया के 6-7 नेताओं के जो हिट लिस्ट में हैं। अब ये लोग क्यों हैं, क्यों संजय मिश्रा इनके पीछे पड़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको परेशान करना, इनको जेल भेजना, इनको छापेमारी का टारगेट बनाना, इनके आदमियों को पकड़ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल गोल क्या है, उसके पीछे राजनीतिक सोच, मकसद क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नाम जान लेते हैं, जल्दी जल्दी नाम जानते हैं, फिर मैं आता हूँ असली विषय पे। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, हिट लिस्ट पर नंबर 1 है। उसके बाद हेमंत सोरेन हैं चीफ मिनिस्टर झारखंड, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री इंडिया की एक बहुत बड़ी लीडर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और जो नेता हैं, कई नेता हैं तो 10-12, लेकिन कुछ नाम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे को फिर से एक बार टारगेट पर रखा गया है। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनको भी टारगेट पर रखा गया है। तेजस्वी यादव हैं, उसमें लालू यादव हैं, कुछ सीपीएम के नेता हैं। तो ये लिस्ट जो है उन नेताओं की है। और अब वजह, जैसे मिसाल के तौर पर भूपेश बघेल टारगेट नंबर 1 क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी को पहली बार लग रहा है कि जैसे बीजेपी सबसे कमज़ोर अगर कहीं पर है किसी ज़मीन पर तो छत्तीसगढ़ में है। कैसे लड़ा जाए भूपेश बघेल से, तो क्यों ना भूपेश बघेल को डिस्टर्ब कर दिया जाए।
और वैसे भी डिस्टर्ब करने के पीछे एक बड़ा कारण है अडानी। अडानी को खदानें देने में, जो कोयला खदानें हैं और भी कई वहाँ पर मिनरल्स की खदानें हैं, जिनको देने में कहीं ना कहीं रुकावट बनते जा रहे थे भूपेश बघेल, राहुल गांधी के दबाव में, ये भी कहीं ना कहीं कांटा दिख रहे थे। तो छत्तीसगढ़ वो अडानी को देना चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ अडानी के पास तभी जा सकता है जब भूपेश बघेल हटाए जाए। बहरहाल कई और कारण हैं भूपेश बघेल को, मैंने 2 कारण आपको बताए। हेमंत सोरेन को बार बार नोटिस क्यों दिया जा रहा है? अगस्त में 2 बार नोटिस दिया, सितंबर 9 को नोटिस दिया, फिर नोटिस देने जा रहे हैं। दरअसल मोदी जी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन इंडिया छोड़ दें, राहुल गांधी का साथ छोड़ें, नीतीश का साथ छोड़ें, हमारे साथ आएँ और झारखंड में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। ये उनका टारगेट है। तो हेमंत सोरेन को लाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन तैयार नहीं है। शरद पवार की बात कर लेते हैं। शरद पवार को फिर से इसलिए परेशान किया जा रहा है, उनके कई ऐसे साथी हैं जिनको ईडी ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम दर्ज कर लिया। कुछ लोगों की घेराबंदी फिर से होने जा रही है, छापेमारी होने जा रही है, कुछ छापे अभी पड़े थे। उसका कारण ये है कि मोदी जी को और अमित शाह को लगता है कि शरद पवार की एनसीपी तोड़ने के बावजूद महाराष्ट्र में जो वोट शेयर है वो एनडीए की तरफ नहीं आ रहा, या उनके भतीजे अजीत पवार के पास नहीं आ रहा। तो शरद पवार जब तक नहीं टूटेंगे, उनका मनोबल नहीं टूटेगा, उनकी बेटी हमारे साथ नहीं आएगी, तब तक एनसीपी का वोट शेयर नहीं टूटेगा, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। और बीजेपी की जो गत है, सबसे बुरी गत, बुरी स्थिति, वो महाराष्ट्र में। तो शरद पवार पर भी जबरदस्त टारगेट। अब इस तरह के कई और टारगेट है। मुझे लगता है वक्त बहुत लग जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अभिषेक जो आपको झारखंड और बिहार से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देंगे, सुरेंद्र राजपूत होंगे, कांग्रेस को भीतर तक समझते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे। सुरेंद्र राजपूत से हम पूछेंगे कि अगर 3-4 मुख्यमंत्रियों को या 2-3 बड़े लीडर्स को अगर जेल भेज दिया जाएगा, तो क्या कई दल, कई पॉलिटिकल पार्टीज राहुल गांधी का साथ छोड़ सकती हैं, या अब इन छापेमारी का या जेल भेजने का जो ये अभियान छेड़ा है संजय मिश्रा का, इसका कोई असर होने वाला नहीं। सीधे चलते हैं सुरेंद्र राजपूत और अभिषेक के पास, ग्राउंड सिचुएशन समझें कि क्या अगर आपके इंडिया के 3-4 बड़े नेता जेल भेज दिए जाते हैं तो ये इंडिया हिट विकेट हो सकता है? क्या इंडिया बिखर सकता है? क्या इंडिया अपनी इनिंग डिक्लेयर कर सकता है? क्या इंडिया के कई खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो सकते हैं? हमारे लिए लीडर्स इंपॉर्टेंट नहीं, भेज दीजिए जेल। भाई इन्होंने बड़ी कोशिश की राहुल जी और सोनिया जी को भी जेल भेजने की, बहुत कोशिश। मैं विनोद वर्मा जी मेरे व्यक्तिगत मित्रों में से हैं। अब विनोद वर्मा जी को अगर कोई आदमी बेईमान कहे, विनोद वर्मा जी को तो उनका विरोधी भी बेईमान नहीं कह सकता। अशोक गहलोत साहब को तो उनका विरोधी भी बेईमान नहीं कह सकता। वीरभद्र सिंह जी को जो मरहूम हो गए, आप बताइए, उनकी बेटी की शादी थी जिस दिन, मंगल का दिन था, मुझे याद है, वो बेटी को मंदिर लेके गए थे, सीबीआई उनके दरवाजे पे खड़ी कर दी थी जिस दिन शादी थी। क्या मिला उनके यहां से? तो मैं आपको एक चीज खाली बता दूं कि इतिहास में जिस तरीके से इन्होंने मुंह की खाई है, आज फिर से ये मुंह की खाने जा रहे हैं। ये 4 दिन में तो संजय मिश्रा जी या ईडी या कोई मेरा बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो भी आपने एक चीज कही, अभी आपने कहा वीरभद्र जो मरहूम हैं, चीफ मिनिस्टर रहे कई बार के, आपने कहा कि उनकी बेटी की शादी थी और उनके मंडप के बाहर आप कहना चाह रहे सीबीआई खड़ी थी? हाँ बिल्कुल, आप तो इसके गवाह होने चाहिए प्रत्यक्ष रूप से कि मंगल का दिन था, वो बेटी को हनुमान जी के मंदिर शिमला में लेके गए थे और उसी दिन शादी थी उनकी, और उस दिन सीबीआई का इन्होंने वहां पे छापा डलवाया। बल्कि वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि आज की जगह कल आ जाना। हिमाचल इतना उद्वेलित हुआ था कि पूरी हिमाचल की पुलिस सीबीआई के मुखालिफ लग गई। वो तो हमें पता लग गया, बेटी वो तो नतीजा देखने को खैर मिल गया। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, हिमाचल में जनता ने मोदी जी को किसी की बेटी, चाहे दुश्मन की भी बेटी हो, मुझे लगता है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, बेटी की शादी, बेटी की विदाई का दिन, परिवार में वैसे ही एक गमी का माहौल रहता है, बिटिया जब जाती है विदा होके। ऐसे दिन अगर आप सीबीआई की घेराबंदी कर दे
बारातियों के आगे, समधियों के आगे बदनाम करें, तो उसका तो नतीजा हमें हिमाचल में देखने को मिल गया। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट है कि अगर आपके एक दो मुख्यमंत्री कुछ बड़े नेताओं को और इंडिया में जो आपके साझेदार हैं उनको अगर जेल भेज दिया जाता है या मुकदमे कर दिए जाते हैं या छापेमारी तेज कर दी जाती है, तो इंडिया में क्या भगदड़ मच सकती है? इंडिया में क्या इसका उल्टा असर हो सकता है? क्या जो मोमेंटम आपने बनाया है बाई इलेक्शंस की जीत का, वो मोमेंटम टूट सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप लोगों की कितनी तैयारी है? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये तैयारी हमारी चाहे जितनी भी हो, ये तैयारी जनता की है। मोमेंटम तेज हो जाएगा। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो में अरुणा आसफ अली जी को कौन जानता था उस दिन, जिन्होंने झंडा फहराया था। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ आप जितनी तेजी से काम करेंगे उतनी तेजी से जनता हमारे पक्ष में खड़ी होगी। झंडा नहीं गिरने देंगे, विरोध का झंडा लगातार मजबूत होता जाएगा, झंडा नहीं गिरने देंगे। आप हमारे सारे दलों के नेताओं को जेल भेज दीजिए, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उसके बाद उससे भी ज्यादा मजबूती से आएगा। चट्टान की आप तेजस्वी जी, आप नहीं, अगर जी, भाई, आप अगर सुरेन जी, अगर भूपेश बघेल को जेल भेज दिया तो फिर वहां छत्तीसगढ़ में चुनाव की बागडोर कौन संभालेगा? आप संभालोगे? सुरेंद्र राजपूत भूपेश बघेल हो जाएंगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, बाबा भूपेश बघेल हो जाएंगे, टीएस देव बाबा भूपेश, क्योंकि जनता भूपेश बघेल है। आज की डेट में कितने भूपेश बघेल भेजोगे आप? 140 करोड़ लोगों को आप जेल भेज दोगे क्या? जेल वैसे ही ओवर ऑक्यूपाइड है। हम जेल से चलिए, नहीं डरने वाले। हेमंत सोरेन को भेज दिया, हेमंत सोरेन को भेज दिया, ममता बनर्जी के भतीजे को भेज दिया, केजरीवाल भी लाइन में खड़े उनको भेज दिया, तब तो आपके पार्टनर्स भागेंगे साहब। तब आप पार्टनर्स को कैसे बचाओगे? दीपक भाई, जनता बचाएगी। मैं कह तो रहा हूं आपसे, इंडिया गठबंधन पार्टियों का गठबंधन नहीं है। अगर ये पार्टियों का गठबंधन होगा तो टूट जाता। ये तो इतने ही प्रेशर में टूट जाता। ये जनता का गठबंधन है, इसमें जनता का दबाव है, जनता का नेतृत्व है। इसीलिए तो सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही। जहां पर जनता आप सरकार की आतताई रवैये के खिलाफ हो जाती है, वहां नेतृत्व जो है वो गौण हो जाता है। आज की डेट में राहुल गांधी कह क्या रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि आज जनता का नेतृत्व है, हम लोग टूटे, हम लोग दबाव में निखरेंगे, बिखरेंगे नहीं। चलिए, आपका मैं समझ गया, आपका ये कहना है कि जनता का प्रेशर है। अभिषेक, कल मैंने एक तस्वीर देखी और ये तस्वीर थी जहां पर बगल में मोदी जी खड़े हैं, सामने बाइडेन खड़े हैं और नीतीश कुमार और उनके साथ सटे हुए हेमंत सोरेन हैं। यानी दो इंडिया के नेता हैं, एक भारत का नेता और एक अमेरिका का नेता, ये हमने देखा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि हेमंत सोरेन को कल समन किया था ईडी ने। ईडी 3 बार उनको समन कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़े ईडी के। ईडी बहुत तेजी से ललन सिंह को भी घेर रही है, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी घेर रही है। और मेरे सूत्र ऐसा बताते हैं कि चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश के लोग हो, यानी आरजेडी हो, जेडी हो और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेएमएम, ये जो तीनों पार्टियां हैं, संजय मिश्रा ने पूरी चौसर बिछा दी है। कहां पर हाथी रखना है, कहां घोड़ा रखना है, कहां ऊंट रखना है, कहां वजीर रखना है, पूरी शतरंज खेलने जा रहे हैं इन 5 दिनों में। क्या आपको लगता है कि नीतीश, हेमंत सोरेन, तेजस्वी, लालू परिवार इस तूफान का सामना कर पाएगा या बिखर जाएगा? दीपक जी, आपने चेस बोर्ड बिछाने की बात की है, लेकिन मुझे जो चेस बोर्ड दिखाई दे रहा है और कल के जिस फोटो की बात आप कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार खड़े हैं, बगल में मोदी है, बाइडेन भी है, माननीय राष्ट्रपति भी हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राजा की टांग इंडिया गठबंधन पकड़ चुका है और राजा के पास जो ईडी रूपी एक ब्रह्मास्त्र है वो अभी भी प्यादों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और प्यादों को पकड़ने की कोशिश उस दौर में जब राजा की टांग ही पकड़ी जा चुकी है, 3-3 बैठकें हो चुकी है, तो फिर उसका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। अब झारखंड की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को तीसरा नोटिस मिला, एक कथित जमीन खरीद बिक्री का मामला है। पहले नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि हम सीबीआई को, ईडी को, कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी नोटिस मिली, वो सुप्रीम कोर्ट चले भी गए। और तीसरी नोटिस के वक्त वो राष्ट्रपति भवन के डिनर में है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं डिनर नहीं स्किप कर सकता। अब ईडी आगे क्या करेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगले 120 घंटे के अंदर में झारखंड में कोई बड़ा खेल करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन ये सब फ्रस्ट्रेशन का ही नमूना होगा। रही बात बिहार की,
लैंड फॉर जॉब के मामले में आपने कहा कि तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश, तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश इनकी कामयाब हो जाएगी ये लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि मामला जब का है उस वक्त तेजस्वी यादव 18 साल से कम उम्र के थे। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में घेरने की कोशिशें हो सकती है। और रही बात बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी या जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह के करीबियों की, तो उनके करीबियों को घेरने की जो कोशिश है उस कोशिश में कितनी कामयाबी मिलेगी कहना मुश्किल है। सुरेंद्र भाई, मोदी जी का ये कहना है कि इंडिया जो है वो भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, नंबर एक। दूसरा, मैं हिंदुस्तान की जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देना चाहता हूं। और तीसरा, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, यानी करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। ये तीन बातें उन्होंने कही हैं नरेंद्र मोदी ने ऑन रिकॉर्ड। इससे ये साबित होता है कि आपकी घेराबंदी होने जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी का उसमें एक प्रमुख रोल रहेगा और ये 5 दिन बहुत निर्णायक हैं। सुरेंद्र राजपूत, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की जगह पे इन लोगों ने क्या कर दिया, भ्रष्टाचार युक्त भाजपा देने जा रहे हैं। आप देखिए ना, 70,000 करोड़ स्वयं कहते हैं आरोपी हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। 70,000 करोड़ के आरोपी 48 घंटे बाद उप मुख्यमंत्री, और वजारत उनको कौन सी मिलती है, ताजिर की, यानी वित्त मंत्रालय का। फिर ये कहते हैं हसन मुशर्रफ साहब 200 करोड़ रुपए का इन्होंने स्कैम किया है। उनको कौन सा मिनिस्ट्री मिलती है, आपके सामने है, शायद कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मिली है या कोई और कैबिनेट मिनिस्टर मिली। उसके बाद ये कहते साहब हम भ्रष्टाचार मुक्त देना चाहते हैं, इंडिया को ये भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लोग भ्रष्टाचार युक्त कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को अपने पास लेके मुख्यमंत्री बनाया, भ्रष्टाचार युक्त भाजपा, मोदी जी के कहने के हिसाब से इतना बड़ा। नारायण राणे को इन्होंने सेंटर में मिनिस्टर बनाया, 2 बैलगाड़ी लेकर के गए थे देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ कागजों की, नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र में। अजीत पवार 70,000 करोड़, हसन मुशर्रफ 200 करोड़, प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति ऑलरेडी ईडी के द्वारा जब्त है। एकनाथ शिंदे के 28 एमएलए की संपत्तियों पर ईडी की नोटिस। हेमंत बिश्व शर्मा आपके पार्टी के थे? जी हाँ, हमारी पार्टी के थे। उन्हीं के खिलाफ तो भाजपा वाले एक पूरा आरोप पत्र लेकर के आए थे ना, हजारों करोड़ का कौन सा स्वास्थ्य वाला, पता नहीं क्या क्या था। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल हम नरेंद्र मोदी जी आपकी बात मान रहे हैं। आप इंडिया को तो आप भ्रष्टाचार मुक्त यानी ईमानदार इंडिया बना करके इस हिंदुस्तान को सौंपेंगे, इस भारत को सौंपेंगे, और भ्रष्टाचार युक्त भाजपा को आप किसको सौंपेंगे, ये देखने की बात है। आज की डेट में परिवारवाद हो या भ्रष्टाचार हो, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिपक गई है। माथे पर लिखा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोगों का साथ लेकर के सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, गिराते हैं और अपने पक्ष में लेकर के आते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये इन 5 दिन, ये जो 5 दिन हैं जब ऑपरेशन जेल शुरू हो रहा है, नींद आएगी आपको? रात नींद आ रही है? हम तो देखिए, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग तो जनता से के नुमाइंदे हैं, रोज सुबह से शाम तक जनता का काम करते हैं और रात को नींद आ रही है आपको? अरे बहुत अच्छी सी नींद आ रही है हमको तो। हाँ, हम नींद उड़ी हुई है भाजपा वालों की इस इंडिया के गठबंधन से। देखिए, पहली 2 बैठकें हुई, 200 रुपए गैस सिलेंडर कम हो गया। अभी 2-4 दिन में आपको तीसरी बैठक का नतीजा भी मिल जाएगा, डीजल पेट्रोल भी कम हो जाएगा। ये लोग परेशान आज की डेट में हम नहीं है, क्योंकि हम मान चुके हैं आतताइयों की सरकार है, हम मान चुके हैं ये हमारे खिलाफ साजिश रचेंगे, हम ये सब मान चुके हैं। लेकिन हमें जनता की अदालत पे भी भरोसा है, जनता पर भरोसा है, जनता हमारी। बड़ी बात आपने कही, अगर बड़ी बात आपने कही सुरेंद्र राजपूत जी, कि आप इतना कुछ छापे आपे मारी के बावजूद हर आपके दोस्त पे छापा पड़ रहा है, कोई जेल जाने की तैयारी कर रहा है और आप कह रहे हैं कि बढ़िया नींद आ रही है, टेंशन फ्री हैं आप, तो ये बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि संजय मिश्रा को सोचना होगा कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको नींद कैसे आ रही है। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन मैं सम अप करने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि संजय मिश्रा ये भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर हम जेल भेजते हैं और अगर वाटर टाइट केस नहीं है और अगर बेल हो जाती, इस तरह की चीजें होती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी अदालत में चंद्रचूड़ भी बैठा हुआ है जिसकी रीढ़ में हड्डी है, जिसकी रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत है, जो अब तक झुका नहीं। आपको लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है, एक साइकोलॉजिक वॉर है कि इनको किसी तरह से दबाव बनाओ, मतलब जेल भी ना भेजो, बदनाम भी करो, प्रेशर में भी रखो? क्या ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मतदान नहीं होगा?
बिल्कुल सही पकड़ा है दीपक जी आपने, क्योंकि चुनाव करीब है। इस समय किसी भी विपक्षी नेता को यदि जेल भेजा जाता है, ईडी जेल भेजती है, वो क्यों बेल मांगेगा? उसके पक्ष में सहानुभूति चलेगी, जेल में रहने से क्यों बेल मांगेगा? कल्पना कीजिए तेजस्वी यादव को जेल भेज दे और कल को उनकी पत्नी अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर के वोट मांगना शुरू करे। उस स्थिति को झेलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखती है क्या? कल को हेमंत सोरेन जेल चले जाए और फिर झारखंड में अभी तो बाबूलाल फिर आपको क्या लगता है, सिर्फ प्रेशर टैक्टिस, सिर्फ डिस्टर्ब करना? है कि जी, सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है कि आगे किसी भी तरह से इन लोगों को दबाव में रखा जाए, हो सके तो इंडिया गठबंधन को टूटने पर विवश किया जाए, यही कोशिश है। चुनाव करीब हो तो जेल में भेजने की हिमाकत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ दूं, थोड़ा लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाने दीजिए, बहुजन समाज जी। पार्टी का रूप भी आपको दिखाई दे देगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो को भी पता है कि उन्हें चुनाव के वक्त जेल भेजने की, एक दलित नेत्री को, देश की सबसे बड़े दलित नेताओं में से शुमार मायावती को जेल भेजने की कोई भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी जी, चलते चलते एक सवाल का जवाब तो दे ही दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। सुनते हैं आचार संहिता के बाद हाथी आपकी तरफ आ रहा है, आपके हाथे में आ रहा है, तो मायावती कहते आ हैं रही कि हैं। हाँ, एक शेर से मैं खाली वो कर देता हूँ कि वक्त जी। आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। नहीं, हाथी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब जिसको लड़ना होगा, जिसको संविधान बचाना चलिए होगा, सुरेंद्र जी, आज वो तो आपने साथ लगाई रखी है कि हाथी बस आए तो साथ में उसके ऊपर 10-12% वोट भी आए दलितों का। आप आए और एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि ठीक है, आपके दोस्तों पे छापेमारी हो रही है, आपके दोस्तों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने कही कि आप हो, आपके दोस्त हो, उन्हें नींद आ रही है, और ये नींद जो आ रही है ये किसी की नींद उड़ा देगा। दोस्तों, ये सही बात है कि संजय मिश्रा ने बड़ी मेहनत करी है, और जिस तरह से उन्होंने बिसात बिछाई है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, हर बड़े नेता को परेशान करने के लिए, कहीं छापा, कहीं मुकदमा, कहीं जेल भेजने की धमकी, उनका प्लान परफेक्ट है। लेकिन एक गलती संजय मिश्रा से हुई, एक गलती मोदी जी से हुई, क्योंकि उन्होंने ये जो ऑपरेशन बहुत देर से शुरू किया है, चुनावी साल है, इट्स टू लेट, देर कर दी। और मुझे लगता है कि अब अगर जब चुनाव सर पर खड़ा है, अगर अब आप विपक्ष को जेल भेजेंगे तो इसका उल्टा असर होगा, उल्टा असर होगा, दांव उल्टा पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनाव की बेला पर, चुनाव से चंद दिन पहले जब आप विपक्ष को जेल भेजते हैं, उनको सताते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर वोट आपको नहीं मिलता, वोट उन्हीं को मिलता है जिनको परेशान किया जा रहा है। और इसलिए इंडिया को लगता है कि अगर जेल भेज देंगे तो इसका असर उल्टा होगा, फायदा ही होगा। तो बहरहाल संजय मिश्रा जेल भेजते हैं, मोदी जी आखिरी उस पर फैसला लेते हैं, ये तो 15 तारीख तक ही पता लगेगा। ये वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपके दोस्तों ने नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका जो हौसला है बहुत हिम्मत देता है हमें इस तरह की पत्रकारिता करने के लिए आज के दौर में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकॉन उसको भी आप क्लिक करें, नोटिफिकेशन वीडियो आपको पहले मिलेगा, और अपने आइडियाज़ ज़रूर भेजिए कि किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो ये आज का वीडियो, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।